यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे जल प्रदूषण पर। हालांकि कुछ पुस्तकों में आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन आप जानते रहिएगा कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत बिना प्रदूषण पढ़े आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए सावधानी बस ही सही, हम कुछ प्रश्नों को देखते रहेंगे। जल प्रदूषण होता क्या है? यह होता यही है, जैसा कि आप जानते हैं कि जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में नुकसानदायक परिवर्तन। हालांकि जल में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है, लेकिन जब जल में प्रदूषकों का सांद्रण इतना अधिक हो जाता है कि जल स्वयं अपने को शुद्ध नहीं कर पाता है, तो जल प्रदूषित हो जाता है। आइए हम परीक्षा की दृष्टि से देखें जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। बिंदु स्रोत, अबिंदु स्रोत। बिंदु स्रोत का मतलब यह है कि हमको पता हो कि वह कहाँ से प्रदूषित होकर के आ रहा है, कहाँ से प्रदूषण फैल रहा है। जैसे बिंदु स्रोत में हम फैक्ट्री को शामिल कर सकते हैं, नगर पालिका सीवेज, हम इसको भी शामिल कर सकते हैं। अबिंदु स्रोत, जब हमको पता नहीं होता है कि जल कहाँ कहाँ से प्रदूषित हो रहा है, जैसे खुले में शौच, कृषि कार्यों में जो प्रदूषकों का कीटनाशक दवाओं आदि का प्रयोग होता है, वह भी जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। तो कृषि क्षेत्र से जो बहाव होता है, हमको उसका भी सही पता नहीं होता है कि किन किन खेतों से बह करके वो आ रहा है, अबिंदु स्रोत है। वर्षा जल का बहाव, हमको यह भी नहीं पता होता है कि वर्षा जल कहाँ कहाँ से आ रहा है, यह अबिंदु स्रोत है। इसको जानते रहिएगा। यह बिंदु स्रोत जहाँ निश्चित हो, पता हो कि कहाँ से प्रदूषक आ रहा है। अबिंदु स्रोत जिसमें हमें सही पता ना हो कि प्रदूषक कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। आइए हम प्रदूषण के कारणों पर चर्चा नहीं करेंगे। यह जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं, यह पेपर में आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा, आप निसंदेह इसको कर लेंगे, इस पर समय देने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे चर्चा करेंगे कि प्रमुख जल प्रदूषकों का प्रभाव हमारे ऊपर क्या है। जैसे पहला, पारायुक्त जल। इससे एक बीमारी फैली थी, मिनी माता नामक एक बीमारी फैली थी। यह बीमारी 1956 में जापान में फैली थी। आप जानते हैं कि हुआ क्या था कि पानी में पारे की मात्रा बढ़ गई थी और उससे मछलियां पहले संक्रमित हुई थी। पहले मछलियों में यह प्रभाव आया था, पारा बदल गया था मिथाइल पारा में, और बाद में मनुष्यों पर उसका दुष्प्रभाव देखने को मिला। कैडमियम, अगर जल कैडमियम से प्रदूषित है तो इससे इटाई नामक रोग होता है। इटाई नामक रोग होता है कैडमियम प्रदूषण से। और इसमें हम बता दें कि इटाई में होता क्या है, हड्डियों एवं जोड़ों में दर्द होता है इटाई रोग में। इसके अलावा कैडमियम से यकृत एवं फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। आते हैं तीसरी चीज, सीसा, जिसको लेड कहते हैं। अगर जल शीशे से अधिक प्रदूषित है तो इससे एनीमिया हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, मसूड़ों में नीलापन भी होता है। आप जानते रहिएगा। एस्बेस्टस, अगर एस्बेस्टस से जल प्रभावित है तो एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी इससे होती है। अब तीन प्रमुख चीज़ें हैं जो भूमिगत जल को प्रभावित करती हैं। भूमिगत जल प्रदूषक, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें नंबर 1 पर है आर्सेनिक। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला
एक अजैविक रसायन है आर्सेनिक। आर्सेनिक की WHO द्वारा रिकमेंडेड मात्रा जो है वह जल में 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर आर्सेनिक की मात्रा जल में होनी चाहिए। अगर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इससे जो बीमारी होती है वह ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। इससे डायरिया होता है। इस पर हाइपरकीरेटोसिस नामक एक बीमारी होती है, हाइपरकीरेटोसिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस होती है, कैंसर भी होता है। इसको जानते रहिएगा, यह आपके तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। पेरिफेरल न्यूराइटिस नामक एक बीमारी होती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, और हाइपरकीरेटोसिस नामक भी एक बीमारी होती है ब्लैक फुट के अलावा आर्सेनिक से। इसका जल में सांद्रण होना चाहिए 0.5 mg प्रति लीटर। आपको बता दें कि सबसे पहले 1983 में पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल में आर्सेनिक का पता चला था। वर्तमान में भारत के लगभग 10 राज्य ऐसे हैं जहां आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। उसमें से आपका उत्तर प्रदेश भी है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी एरिया में आर्सेनिक की मात्रा अधिक है। और आप यह जानते रहिएगा कि धान का पौधा यह एक ऐसा पौधा है जो आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक है। जब जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो धान क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है और अनाज के माध्यम से वही आर्सेनिक हमारे शरीर में आ रहा है और बीमारियों का प्रमुख कारण बन रहा है। इसको आप जानते रहिएगा। अगला इसमें नाइट्रेट, नाइट्रेट। अगर भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाए, आप जानिए कि यह नाइट्रेट क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके मिथमोग्लोबिन नामक एक कंपाउंड बनाता है, मिथमोग्लोबिन, और यह नवजात शिशु में ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। नवजात शिशु के ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। नवजात शिशु के ऑक्सीजन परिवहन में बाधा यह नाइट्रेट उत्पन्न करता है। इसको आप जानते रहिएगा। यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के मिथमोग्लोबिन बनाता है। इससे नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है। अगला है फ्लोराइड। फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। इससे एक बीमारी होती है नाकनी, घुटनों की बीमारी है पैर की। इससे फ्लूरोसिस होती है, फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि एक कुबड़ पीठ नामक बीमारी भी फ्लोराइड की जल में अधिकता से होती है। दांत एवं हड्डियां कमजोर भी हो जाती हैं फ्लोराइड की अधिकता से। आर्सेनिक में एक चीज़ आप जान लीजिएगा कि आर्सेनिक की बहुत मात्रा पाई जाती है दामोदर नदी में, जो मुख्य रूप से झारखंड पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। वर्तमान में जैविक प्रदूषकों के कारण वह नदी जैविक मरुस्थल बन चुकी है। यह आपसे किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए अब हम कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। सुपोषण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूट्रोफिकेशन। सुपोषण क्या है? जब जल में जैविक तथा अजैविक पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। जब जल में जैविक तथा अजैविक पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो जल में शैवालों की बड़े तेजी से वृद्धि होने लगती है। आप जानते रहिएगा, इससे शैवाल ब्लूम आ जाता है। जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। अन्य वनस्पतियां भी बढ़ना शुरू कर देती हैं। जल में जब ज़्यादा वनस्पतियां हो जाएंगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन का शोषण करेंगी और ऐसे में
जलीय जंतुओं के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जलीय जंतु मरना शुरू कर देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बहुत ज़्यादा पोषक पदार्थों की जल में मात्रा भी जलीय जंतुओं के लिए घातक हो जाती है। यह हो गया सुपोषण। इसको आप जानते रहिएगा कि जैविक तथा अजैविक पोषक तत्वों की आवश्यकता से अधिक वृद्धि ही सुपोषण है, यूट्रोफिकेशन। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे, ऑक्सीजन डिमांड हम बताएंगे। पहले बताएंगे आपको डीओ क्या होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या घुलित ऑक्सीजन जिसको हिंदी में कहते हैं। देखिए, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो श्वसन के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है, वह मात्रा है 8 mg प्रति लीटर। 8 mg प्रति लीटर कम से कम ऑक्सीजन होनी चाहिए जल में, जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। लेकिन जब जल प्रदूषित हो जाता है तो उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी डीओ की मात्रा कम होने लगती है, और अगर यह मात्रा घटते घटते 4 mg प्रति लीटर से कम हो जाए तो अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है जल। अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है जल, इसको आप जानते रहिएगा। दूसरी चीज है BOD। इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD क्या है? कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जल में जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके जैव रासायनिक अपघटन के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन होता क्या है कि जब जल में डीओ की मात्रा कम हो जाती है, यह जानते रहिएगा, जब जल में डीओ की मात्रा कम हो जाती है तो बीओडी की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यह इससे अच्छे प्रदूषण की माप नहीं हो पाती है, क्योंकि इससे केवल जैव अपघटकों के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छे प्रदूषण की माप के लिए प्रयुक्त करता है COD। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या होता है कि कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए जो ऑक्सीजन आवश्यक होती है उसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे जलीय प्रदूषकों की बेहतर माप होती है। एक और आप जानते रहिएगा, MPN मोस्ट प्रोबेबल, हिंदी में लिख देते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। इसमें क्या है, जैसे जल में होता क्या है कि जलीय अपशिष्ट जैसे मलजल आदि, तो उसमें एस्चेरिचिया कोलाई नामक एक जीवाणु होता है जिसकी मात्रा होती है। यह मोस्ट प्रोबेबल नंबर से ई कोलाई जीवाणुओं की मात्रा नापी जाती है और इसी से पता चलता है कि जल कितना प्रदूषित है। अगर MPN की मात्रा अधिक होगी तो जल अधिक प्रदूषित होगा। अब बात बैक्टीरिया की चली है तो आप आयल जयपर का नाम सुने होंगे। यदि नहीं सुना है तो आज आप जान लीजिए कि आयल जयपर है क्या। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आयल जयपर, आयल जयपर क्या है? देखिए, समुद्र में रासायनिक तेल का परिवहन होता है।
पेट्रोलियम आदि पदार्थों का परिवहन होता है तो बहुधा ऐसा होता है कि टैंकर में आग लग जाती है या तेल का रिसाव हो जाता है या समुद्र के अंदर से जो तेल की पाइपलाइनें हैं उसमें रिसाव हो जाता है, तो तेल अधिप्लाव की घटना होती है, यानी ऑयल स्पिल्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तेल अधिप्लाव की घटना होती है। वह सतह पर फैल जाता है तेल, जो समुद्री जीवों के लिए, समुद्री वनस्पतियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अंततोगत्वा वो हमें भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसके निराकरण के लिए कई विधियां हैं, जैसे डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है, उसको छिड़क करके बुलबुले के रूप में कन्वर्ट करके या आग लगा करके 98% उसको समाप्त किया जा सकता है। ऐसी अनेक विधियां हैं, लेकिन वर्तमान में जो सबसे चर्चित विधि है यह टेरी द्वारा विकसित की गई है, ऑयल जैपिंग बैक्टीरिया। ऑयल जैपर क्या है? एक ऑयल जैपिंग बैक्टीरिया है जो करता क्या है कि तेल को हाइड्रोकार्बन में बदल देता है, तेल को उसके सरल हाइड्रोकार्बन में बदल देता है, जो हमारे लिए फिर या जलीय जीवों के लिए नुकसान नहीं होता है। आप जानते रहिएगा कि ऑयल जैपर एक ऑयल जैपरिंग बैक्टीरिया है। समुद्री तेल के रिसाव से सबसे ज़्यादा कोई अगर प्रभावित होता है तो वह जो जीव है वह समुद्री प्रवाल है। उनमें ब्लीचिंग की प्रक्रिया होती है और समुद्री प्रवाल नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाते हैं जहां भी यह रिसाव हो जाता है। आप जानते हैं कि 1985 में गंगा विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना 1995 में प्रारंभ हुई। 2009 में नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना हुई 2009 में। 1974 में जल प्रदूषण एवं रोकथाम अधिनियम पारित हुआ। जल प्रदूषण एवं रोकथाम अधिनियम, यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह कब बना? 1974 में बना। एक और आप जानते रहिएगा, इस समय बड़े जोरों पर चल रहा है नमामि गंगे कार्यक्रम। यह आपका 2014 में प्रारंभ हुआ और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 1974 में जल प्रदूषण एवं रोकथाम अधिनियम। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।